Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and from today we are going to start with the biology syllabus. So your first chapter, that is chapter number 2, is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। जनरली ये एक मार्क फेचिंग चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है? जो क्रोमैटिन फाइबर होता है। ठीक है, देखिए क्रोमैटिन फाइबर इसको बोला जाता है। ये जो लाइन लाइन करके फाइबर्स है इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। ये जब कंडेंस मतलब ये पूरा मिल जाएंगे तो ये जो बनेगा उसको क्या बोला जाता है? एक क्रोमोसोम बोला जाता है। देखिए कई क्रोमैटिन फाइबर है, ये धीरे धीरे जॉइन हो रहे हैं, जॉइन होते होते ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स वर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, तो किसने फर्स्ट स्टडी किया क्रोमोसोम को? एक जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये सब जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ क्रोमैटिन पे। ठीक है, क्रोमैटिन देख लो। द क्रोमैटिन मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट द फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंस, दैट इज डीएनए। डीएनए का आप पढ़ा ही होगा, उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अबाउट 40% ऑफ हिस्टोन्स, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन अबाउट 60%। ठीक है, तो क्रोमैटिन हमारा दो टाइप का मटेरियल से बनता है। पहला डीएनए, वो 40% डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें, और एक हिस्टोन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, इट इज़ अबाउट 60%। ठीक है, फिर आ जाओ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। ठीक है, the shape of the DNA molecule was first studied by Rosalind Franklin in 1953. However, the structure was finally worked out by Watson and Crick in the same year. They proposed a double standard helical structure of DNA, for which they were awarded a Nobel Prize in 1962. तो जो डीएनए का शेप है वो सबसे पहले किसने स्टडी किया था? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। कौन से ईयर में? 1953 में। ठीक, फिर और उसके बाद उसी सेम ईयर में वॉटसन और क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? उन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब इट इज़ जनरली ऑफ टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ओके, एंड आरएनए which is ribonucleic acid is a single stranded molecule. This is a common difference between DNA and RNA. Okay, next, DNA, each single DNA strand is composed of repeating nucleotides which are made of three components: phosphate, sugar and nitrogenous base. ठीक है, तो वो सब अब छोड़ो, डायरेक्ट इधर आओ। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये जरूरी है आपके नाइट्रोजनस बेस। कितना टाइप का नाइट्रोजन बेस होता है? 4 टाइप का होता है। These are adenine, guanine, cytosine and thymine. ठीक है, there are 4 types of nitrogen base. They are adenine, guanine, thymine and cytosine. Okay, you learn these 4. And adenine, in this adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, while guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds. Okay, that is A double bonded to T and G triple bonded to C. ठीक है, तो ये आपको याद करना है क्या कि adenine thymine के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बल्कि गुआनाइन साइटोजाइन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देख लो, फॉस्फेट ऐसे बनता है, शुगर का ये, बेस का ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये डायग्राम को। ओके, सो नेक्स्ट कम टू हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चर यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो हिस्टोन क्या है? वो एक टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए का पैक माने एक क्लोज्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनने में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम का डेफिनेशन क्या है? देख लो, हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड बाय द डीएनए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड बाय द डीएनए टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ओके, आप बस कीवर्ड्स देख लो, कुछ से आप डेफिनेशन बता दोगे। दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। ओके, हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड बाय द डीएनए टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। सिंपल, इसमें आपका कीवर्ड्स क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड डीएनए और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करता है वो सब आपका कीवर्ड्स है, उसको मिला के आप खुद अपना डेफिनेशन बना सकते हो न्यूक्लियोसोम का। ओके, नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन देख लो।
जो आपने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो जो कम्प्लेक्स फाउंड बाय वन नाइट्रोजन बेस वन शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल और एक बेस का मॉलिक्यूल है, वो एक न्यूक्लियोटाइड है। सो इन वर्ड्स वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय वन नाइट्रोजन बेस वन शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट इज नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, बाकी ये सब आपके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख लो दैट अ डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो कितना हिस्टोन प्रोटीन का सराउंड करता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड बाय डीएनए टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ओके, नेक्स्ट। हाँ, आप ये देख लो आरएनए और डीएनए का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आरएनए हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड है। और आरएनए का लोकेशन क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म वेयर एज डीएनए इज लोकेटेड न्यूक्लियस। ये आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है डीएनए और आरएनए का, तो आप इसको लर्न कर लोगे। दो डिफरेंस है। ओके, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस वेयर एज आरएनए इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का दिखता है, देख लो ऐसे रहेगा, बीच में एक तो ये सेंट्रोमियर टाइप का और ये ऐसे, ये होता है आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ओके, वैसे ही तो ये आपका जो इधर बीच में ये जहाँ पे जॉइन हुए दोनों क्रोमैटिड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ओके, तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइन इज नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर, जहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो जॉइन करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। ओके, सो इट इज़ द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम। डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स इज नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, next come to genes. So what are genes? Genes are the sequence of nucleotides which synthesize a particular protein and which controls a particular character is known as gene, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन अब देख लो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। डैट genes are a sequence of nucleotides which synthesize a particular protein and which controls a particular character in a body is known as genes. Okay, next आ जाओ, नीड फॉर न्यू सेल्स। वाई न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अस? नंबर 1 फॉर ग्रोथ, नंबर 2 फॉर रिप्लेसमेंट, नंबर 3 रिपेयर, नंबर 4 फॉर रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब इतना बड़ा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, बस सुनो। ग्रोथ मतलब क्या होता है, जब छोटा बच्चा जब ग्रो करता है, ठीक है, तो उसको न्यू सेल्स चाहिए। जैसे उसके बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होता रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा, उसका हाइट बढ़ता रहेगा, उसका बॉडी भी ग्रो करता रहेगा, ठीक है। फॉर दैट टास्क न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड। एंड फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जब भी कभी आपको कहीं चोट लगा या कट वट हुआ, फिर वो जो उस पार्ट में जो सेल्स है वो क्या होता है, मर जाते हैं। उन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर दैट टास्क ऑल्सो टू रिप्लेस द डेड सेल्स विथ न्यू सेल्स द बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। ओके, नंबर 3 फॉर रिपेयर। ओके, रिपेयर भी सेम ही है रिप्लेसमेंट जैसा। दैट देयर आर सम इंजरीज, ओके, इंजरीज लाइक सीरियस इंजरीज लाइक ब्रोकन जॉइंट्स। ओके, आपका जैसे हाथ टूट जाए, उंगली टूट जाए या थोड़ा सीवियर कट लग जाए, उसको रिपेयर करने के लिए जो न्यू सेल्स होते हैं और जो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर में वो डिफरेंस होगा कि वो टाइम टेकिंग है। रिपेयर हमारा टाइम टेकिंग है, बल्कि रिप्लेसमेंट थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। रिपेयर और जो हमारा रिपेयर है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर वही, लेकिन सेम प्रोसेस है कि न्यू सेल्स वो डेड सेल्स को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट फॉर रिप्रोडक्शन, दैट यू नो दैट टू प्रोड्यूस for reproducing bacteria, they divide themselves like amoeba, they divide to form new cells. Okay, and for humans also it is applicable, not that they divide but for their reproductive organs which produce specific type of gametes for reproduction. For that task also it is new cells are required. Okay, next come to cell cycle. So cell cycle क्या है, ठीक है, देख लो, यहाँ पर जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेज में आओ, सेल साइकिल देखते हैं।
So cell cycle is a series of events inside the cell for the duplication of DNA and to produce daughter cells. ठीक है, तो यहाँ पे इतना डेफिनेशन दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दो, that it is a series of events inside the cell for the duplication of DNA and to produce daughter cells. देखो क्या है हमारा जो न्यू सेल साइकिल में क्या होता है, वो इवेंट्स बहुत सारे इवेंट टेक प्लेस करते हैं हमारे बॉडी में, जिससे बॉडी में नहीं, सेल के अंदर बहुत सारे इवेंट टेक प्लेस करते हैं. क्यों? फॉर टू डुप्लीकेट द DNA and to produce new daughter cells. Okay, it has two phases. Number one, a non-dividing phase called the interphase and a dividing phase called the M phase or simply mitosis. Okay, so first we will start with interphase. So interphase, the two daughter cells produced by mother cell are relatively small with a full-sized nucleus but relatively little cytoplasm. These cells are said to be in interphase. During this phase, they prepare for the next cell division and grow to the same size as the mother cell. ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, दो डॉटर सेल्स जो मदर सेल से आते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है. ठीक है, बहुत ही छोटा, बट उनका न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड होता है, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म उनमें बहुत कम होता है. सो टू बी like their mother cell and to reproduce once again or reproduce like their mothers, they grow in size, they have to grow in size. Okay, so they go through the next three phase, which is listed as the interphase itself has three phases. That is the first growth phase G1, number 2 synthesis phase, that is also known as S phase, number 3 second growth phase also known as G2 phase. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ. सुनो, पहला ग्रोथ फेज में क्या होता है, G1 में, दैट इज़ मोर प्रोटीन एंड RNA सिंथेसाइज. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन और RNA दोनों उस डॉटर सेल में सिंथेसाइज होते हैं. नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा टेक प्लेस इन दिस फेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं और उस सेल में डिवाइड होते जाता है डॉटर सेल में. ठीक है, फिर इतना इस फर्स्ट ग्रोथ फेज G1 में इतना ही होता है. नेक्स्ट में आ जाओ सिंथेसिस फेज. एस फेज में क्या होता है, डैट द डुप्लीकेशन of DNA takes place. It is only the increasing amount of DNA but not the increasing number of chromosomes. ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है, हमारा DNA सिंथेसाइज होता है. ठीक है, और इसमें जो उस डॉटर सेल में जितना अमाउंट ऑफ DNA होता है, वो DNA का अमाउंट बढ़ता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते. ठीक है, सिर्फ DNA का अमाउंट बढ़ता है. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड ग्रोथ फेज, जेट G2. इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मोर प्रोटीन एंड RNA रिक्वायर्ड बाय द सेल इज सिंथेसाइज. ठीक है, जितना और प्रोटीन या RNA उस सेल को चाहिए वो सिंथेसाइज होते रहते हैं सेल में. ठीक है, जब तक वो फुल्ली ग्रो ना हो जाए और वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए रेडी ना हो जाए, तब तक जितना RNA और प्रोटीन उसको चाहिए वो देता रहता है. नेक्स्ट आ जाओ, इसमें दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द DNA. इंटरफेस समझ गया ना, वो उसमें 3 तो फेज होता है. ये तीनों का जो पॉइंट्स मैंने बताया, बस आपको उतना ही लिखना है, इतना ही चीज़ इसमें होगा. नेक्स्ट आ जाए फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA में. फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA डबल हेलिक्स ओपन्स एट वन एंड मेकिंग द 2 strands फ्री, टू विच न्यू strands बिगिन टू फॉर्म एंड द प्रोसेस कंटिन्यू इन द सीक्वेंस फॉर द होल लेंथ ऑफ द DNA. तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लीव कर दो, जरूरी नहीं है. नेक्स्ट आ जाओ, कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली. ठीक है, क्या सेल साइकिल हमेशा के लिए चल सकता है? नो. At some places stops permanently, at some places temporarily, and at others still it is needed. There is a regulatory mechanism for all cell cycles. Like, देख लो, brain and other nerve cells once formed in the embryo do not divide further. Okay, once that they are not replaced. तो जो ब्रेन और नर्व सेल वो क्या होता है, एक बार जब फॉर्म हो जाए वो एम्ब्रियो में, दोबारा वो डिवाइड नहीं कर सकते. एक बार वो डेड हो जाएंगे तो इंसानी डेड ख़त्म. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लीवर सेल्स में डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 or 2 years टू रिप्लेस डैमेज और डिस्ट्रॉय सेल. ठीक है, तो लीवर सेल क्या होता है, हर 1 या 2 साल में डिवाइड होता रहता है ताकि वो डैमेज और डिस्ट्रॉय सेल को रिप्लेस कर सके. नेक्स्ट आ जाओ, सरफेस स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रिप्लेस बाय द अंडरलाइंग सेल्स. तो हमारा जो स्किन का सेल्स है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रिप्लेस होता रहता है, और वो रिप्लेस होता रहता है उसके नीचे जो अंडरलाइंग सेल्स है उसके साथ. ठीक है, इसलिए जब आपको क्या बोला जाता है कि रेगुलरली वॉश योर क्लॉथ्स, बिकॉज जो डस्ट जो क्लॉथ में लगता है वो कैसे लगता है आपका, वो डेड सेल्स का डस्ट और डर्ट लगता है आपके क्लॉथ्स पे, स्पेशली अंडरगारमेंट्स. ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इन प्लांट्स द सेल्स आर एट द ग्रोइंग पॉइंट, दैट इज मेरिस्टेम डिवाइड वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा. ठीक है,
प्लांट्स में क्या है, वो जो ग्रोइंग पॉइंट्स मीन्स मेरिस्टेम्स क्या है, बहुत रैपिडली वो डिवाइड करते हैं, क्यों, टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ, अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल्स मे लीड टू ट्यूमर्स दैट मे और मे नॉट बी कैंसरस, ठीक है। और अगर सेल साइकिल नॉन स्टॉप चलता रहा तो क्या होगा, वो लीड करेगा किसको, ट्यूमर को, दैट मे और मे नॉट बी कैंसरस। नेक्स्ट, cell production and cell death. As children we grow because new cells continuously being produced and they outnumber the dying cells. Number 2, when we are adults our cell population stays constant, the number of new cells produced equals the number of cells dying. फिर number 3, as we grow old the number of new cells produced runs short of this that are dying, ठीक है। तो देख लो सिंपल, जब आप बच्चे होते हो तो आप ग्रो करते हो, क्यों, क्योंकि जो न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो जो सेल्स डाई हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, उससे ज़्यादा है, ठीक है। बट एडल्ट में आप कांस्टेंट बॉडी ना ही ग्रो करेगा ना ही डिक्रीज होगा, क्यों, डैट इज इट द न्यू सेल्स प्रोड्यूस एंड द सेल्स डाइंग आर इक्वल। नंबर 3, जब हम ओल्ड होंगे, जब जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, क्या होता है, हमारा जो न्यू सेल्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो सेल्स मर रहे हैं उससे कम होता है। सो वी ग्रो ओल्ड बिकॉज द सेल्स विच आर डाइंग आर more than the cells which are produced newly. Next, come to the cell division. There are generally 2 types of cell division. Number 1 माइटोसिस एंड नंबर 2 मियोसिस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप का सेल डिवीजन चलता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। दोनों का डेफिनेशन क्या है हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा माइटोसिस क्या है, द सेल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल वेयर द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन द पैरेंट एंड डॉटर सेल्स इज नोन एज माइटोसिस। ओके, सिंपल, इतना आप ये मत पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। दैट द सेल डिवीजन which leads to the formation of diploid cell where the chromosome number remains same in the parent and a daughter cell is known as mitosis, ठीक है। तो अभी तक आप डिप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब नहीं जानते होगे, व्हाट इज़ डिप्लॉयड एंड व्हाट इज़ हैप्लॉयड, ठीक है। तो पहले देख लो वो क्या होता है, हैप्लॉयड सेल क्या होता है, पहले देख लो। हैप्लॉयड सेल मतलब द सेल विच हैज़ ओनली one set of chromosomes either from paternal chromosome or from maternal chromosome, it is represented as N, ठीक है। तो हैप्लॉयड सेल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, इधर फ्रॉम द फादर और फ्रॉम मदर, ठीक है। दैट इज द सेल विच हैज़ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर फ्रॉम पैटर्नल और फ्रॉम मैटरनल, सो इज नोन एज हैप्लॉयड सेल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज N, ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज N, स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, इन प्लांट्स द हैप्लॉयड सेल आर पॉलन ग्रेन्स और एग सेल, ठीक है। या तो पॉलन ग्रेन ले लो वो या एग सेल ले लो, वो दोनों हैप्लॉयड सेल का एग्जाम्पल है। डिप्लॉयड सेल क्या होता है, सो द सेल विच कंसिस्ट ऑफ बोथ पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड सेल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड टू 1, ठीक है। तो जिसमें फादर और मदर दोनों का क्रोमोसोम होगा उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2n से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो द सेल विच कंसिस्ट ऑफ बोथ पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड सेल एंड इज रिप्रेजेंटेड एज 2n, ठीक है। अब आ जाओ माइटोसिस के डिफिनेशन पे। माइटोसिस क्या है, द सेल डिवीजन lead to the formation of diploid cell where the chromosome number remains same in the parent and the daughter cells is known as mitosis, ठीक है। फिर meiosis क्या है, it is a type of cell division which produces 4 haploid cell which carry half the number of chromosomes from the parent cell, ठीक है। तो meiosis क्या है, वो क्या है, वो भी एक टाइप का सेल डिवीजन है जो प्रोड्यूस करेगा कितना, 4 तो हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करेगा। हैप्लॉयड सेल मतलब इधर पैटर्नल क्रोमोसोम और इधर इट कंटेन्स पैटर्नल क्रोमोसोम और इट कंटेन्स मैटरनल क्रोमोसोम्स, ओके। सो इट प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉयड सेल विच कैरी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये था माइटोसिस में इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाओ इस पर, माइटोसिस पहले देख लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस क्या है ये तो बताया अभी। अब आ जाओ फेज ऑफ माइटोसिस क्या है। माइटोसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो हमारा माइटोसिस 2 स्टेप्स में चलता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारा कितना फेज में होता है, 4 फेज में होता है। द 4 फेज आर ऑफ माइटोसिस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ओके। So the division of nucleus that is karyokinesis takes place in 4 phases, or we can say that the 4 phases of mitosis are prophase, metaphase, anaphase and telophase, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट पेज में आओ, डायरेक्टली आपको सिंपली ये सब जो दिया हुआ है डायग्राम्स, यू शुड लर्न दिस वन, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बोर्ड एग्जाम का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है,
या तो प्रोफेज से पूछेगा, या तो मेटाफेज से, या एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, या तो डायग्राम बनाने का दे देगा, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा। लेकिन कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रोफेज क्या होता है। देखो, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स इसको बोलते हैं, ओके। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके। इट स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स पर इधर प्रेजेंट था, इधर देख लो डायरेक्टली आप इंटरफेस में सेल का सेंट्रियोल्स प्रेजेंट था, बट वो क्या करता है, प्रोफेज जैसे स्टार्ट होता है वो क्या करता है, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगता है एंड द क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। पहले वो क्या था, क्रोमैटिन फाइबर के रूप में प्रेजेंट था, बट प्रोफेज में वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है और क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगता है। क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर जो कंडेंस होता है वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड पेयर क्रोमैटिड्स, ओके। सो इधर आप देख सकते हो कि ये दो पेयर में दिख रहा है क्रोमोसोम्स, ओके। सो इट इज़ ऑलरेडी एज पेयर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू ईच अदर एज सिंगल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर का डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज द रीजन ऑफ अटैचमेंट टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स फ्रॉम द एक्रोमेटिक स्पिंडल। यहाँ पे जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर। ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और ये न्यूक्लियस था वो प्रोफेज में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, देखो, ठीक है। और अगर एक बड़ा बात बताता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोफेज का डायग्राम बनाओ, तो आपको देखो यहाँ पे दो टाइप का दिया गया, अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज। बट कभी भी एग्जाम्स में अर्ली प्रोफेज से मत जाना, हमेशा लेट प्रोफेज को इम्पोर्टेंस देना। कभी डायग्राम पूछेगा या कुछ भी पूछेगा तो हमेशा लेट प्रोफेज देखना, कोई भी चीज़ का। अगर एनाफेज से पूछेगा तो लेट देखना, अर्ली किसी का मत देखना, ठीक है। अर्ली का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप हमेशा लेट प्रोफेज हो या एनाफेज हो सबका लेट देखना। अर्ली ज़रूरत नहीं है, उसको आप लीव कर सकते हो, ये डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट है जो मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम्स गेट अटैच टू स्पिंडल बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम देखो इधर उधर बिखरे हुए थे, वो क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर के साथ अपना सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, दे लाइन अप इन अ प्लेन एट इक्वेटर, वो एक लाइन में आ जाते हैं, ओके। इट कम्स इन अ लाइन एट द इक्वेटर द क्रोमोसोम्स, ओके। नेक्स्ट, दे कम टू एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड्स द स्प्लिट्स। यहाँ पे जो क्रोमोसोम दो पेयर्ड क्रोमैटिड से बने थे वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो जो हमारा क्रोमोसोम इस तरह का था, ठीक है, वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ओके। वो डिवाइड हो गया ऐसे और ऐसे बन के डिवाइड हो गया, ओके। तो फिर क्या करते हैं वो, द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या होता है, वो दोनों जब अलग हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम का दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, वो दोनों अपने अपना पोल की तरफ चलने लगता है। ये इस पोल की तरफ आएगा और ये इस पोल की तरफ आएगा, ठीक है। फिर अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल इन एनिमल सेल। फिर क्या होता है, लास्ट में आ जाता है उसमें एक फरो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, फरो, इसको हम फरो बोलते हैं, ओके। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द एंड ऑफ एनाफेज। नेक्स्ट इज आर टेलोफेज। टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स। जो यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट पोल जा रहा था वो यहाँ पे रीच हो जाएगा और वापस से क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर हमारा डिसअपेयर हो जाएगा, क्रोमैटिड्स जो थे वो वापस क्रोमाटिन का फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमाटिन फाइबर्स के फॉर्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियस फिर से फॉर्म हो जाएगा और जो फरो था वो डीपन होने लगेगा। जो देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा फरो था वो यहाँ पे अब बड़ा हो चुका है और एंड होते होते क्या करेगा, जैसे ही टेलोफेज एंड होगा वो बीच से इसको स्प्लिट कर देगा और ये दो पार्ट्स में चल जाएंगे। फिर ये जो बचेगा वो ऐसे दो डॉटर सेल्स बन के निकल जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लीवेज फरो डीपेस्ट टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेटेड टू सेल्स, ओके। सो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो फरो है ये तो और डीप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो ऐसे है तो ये साइटोकाइनेसिस पूरा ऐसे डीप होके दो डॉटर सेल्स होके ऐसे निकल जाएगा और ये दोनों एक एक इंडिविजुअल सेल बन के निकलेंगे जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक सेल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका माइटोसिस का 4 फेजेस एंड कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ओके। तो ये आप पूरा लर्न करो, इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल्स एस्टर्स आर फॉर्म्ड, प्लांट्स एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। देखो एनिमल्स में क्या है हमारा एस्टर, एस्टर किसको बोलते हैं, सेंट्रियोल का जो ये है
that is with surrounding radiating rays is known as aster. Okay, and plant cell में देखो यहाँ पे कोई aster है नहीं है. Next, animals में cytokines है furring of cytoplasm. The furrow starts from the cell membrane which then proceeds at the center of the cell. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड होता है हमारा दो डॉटर सेल में, कैसे होता है, इससे फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फरो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है जो कि सेंटर में आके खत्म हो जाता है. बट प्लांट्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन. द सेल प्लेट इज लेड डाउन एट द सेंटर ऑफ द सेल विच देन ग्रोज एंड एक्सटेंड्स टू अदर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो हमारा प्लांट्स में अलग होता है. प्लांट्स में फरो फॉर्म नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल प्लेट फॉर्म होता है जो कि मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि वो सेंटर से फॉर्मना स्टार्ट होता है और साइटोकाइनेसिस आते आते वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है और उस प्लांट सेल को दो पार्ट में, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस, एनिमल्स occurs in most tissues throughout the body for growth and replacement, whereas plants occurs mainly at the growing tips for lengthening and sides for increase in girth. ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होता है, जनरली इट occurs throughout the body for growth and replacement, but in plants it generally occurs at the growing tips for lengthening the plant. Next, come to the significance of mitosis. So significance of mitosis देख लो, जो सर ने पढ़ा था वही है. ग्रोथ के हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, रिप्लेसमेंट में हेल्प करेगा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोइबा, इस सेल उसमें हेल्प करेगा, और मेंटेन्स द सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स. ओके, ये क्या करेगा, एक और सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इट मेंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स. ओके, तो ये सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का. नेक्स्ट, ये ज़रूरत नहीं है, इधर आ जाओ. That how old are some of our body cells. पहला, cells of the eye lens, nerve cells of the cerebral cortex and most muscle cells last a lifetime but once dead are not replaced. Okay, तो जो आई लेंस का सेल है, नर्व सेल है, मसल सेल है, वो क्या करते हैं, वो हमारे लाइफ टाइम तक लास्ट करेंगे, बट अगर एक बार वो डेड यानी मर गए तो वापस वो रिप्लेस नहीं हो सकते. नेक्स्ट, स्किन सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 2 weeks और सो. जो हमारा स्किन का सेल है वो हर 2 week में रिप्लेस होता रहता है. नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स दैट इज RBC लास्ट फॉर अबाउट 120 days एंड आर रिप्लेस्ड. हमारा जो ब्लड में है रेड ब्लड सेल वो 120 days तक लास्ट करेगा, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगा. नेक्स्ट, बोन सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 10 years और सो इन एडल्ट्स. बोन सेल हमारा हर 10 साल में रिप्लेस होता रहता है. नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द गट लास्ट ओनली 5 days. जो हमारा गट लाइनिंग को करता है, गट को लाइन करता है एपिथेलियल सेल, वो सिर्फ 5 दिन तक लास्ट करता है. ठीक है, फिर एवरेज लाइफ ऑफ अदर गट सेल इज़ अबाउट 15 years, बल्कि जो अदर गट सेल्स है उनका लाइफ टाइम है 15 साल का. ओके, देन लीवर सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 300 to 500 days. और जो हमारा लीवर है उसका सेल्स हर 300 या 500 दिन में रिप्लेस होता है, मतलब हर 1-1.5 साल में वो लीवर से रिप्लेस होता रहता है. नेक्स्ट आ जाओ, मियोसिस. ये तो पढ़े ही हो, और बाकी ये जो है, ठीक है, ये वाला जो मियोसिस का डिवीज़न है ये आपका क्लास 10 का सिलेबस में नहीं है, और ये आपको ब्रीफली क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाया जाएगा, और ये आपको अभी तो ज़रूरत नहीं है, हाई क्लासेस में इसका ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, तो इधर देखो, ये जो टर्म्स मैंने आपको पढ़ाया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये दोनों दिया हुआ है. ठीक है, और मैंने जो डेफिनेशन बताया वही डेफिनेशन है सेम. इट इज़ दैट डिप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड 2n एंड हैप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड एज n. ओके, नेक्स्ट, इसको आप लीव कर सकते हो, बस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टर्म्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. ठीक है, इस चैप्टर में आपको मियोसिस का ज़्यादा यूज़ नहीं है. ठीक है, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही ये ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट करना. नेक्स्ट आ जाओ, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis. Chromosome number is halved in gametes. Gametes means you know that it is sex cells, or so that on fertilization the normal number 2n is restored. Okay, तो मियोसिस में क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमेट्स में. गैमेट्स फॉर मैन इट इज़ स्पर्म सेल्स एंड फॉर वुमेन्स इट इज़ एग सेल्स. सो द क्रोमोसोम नंबर इज़ हाफ in both sperm cell and the egg cell, so on fertilization it can restore the same number of chromosomes which are present in a human. Next, it provides for mixing up of genes which occurs in 2 ways. Okay, number 1, the maternal and paternal chromosomes get mixed up during the first reduction division as they separate from the homologous pairs. Next, ठीक है, पहले देख लो कि ये किस में हेल्प करता है, और जीन्स के मिक्स होने में हेल्प करता है. जीन्स किसका, मदर का और फादर दोनों का जीन्स का मिक्स होने में क्या हेल्प करता है, हमारा मियोसिस हेल्प करता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग अप जीन्स. नंबर
3, that is while the paternal and maternal chromosomes are separating, the chromatid material very often gets exchanged between the two members of a homologous pair. This is known as crossing over, which results in genetic recombination. Chiasma is the egg-shaped structure formed due to crossing over between the two non-sister chromatids of the paired homologous chromosome. Okay, तो ये देखो, जब एक पैटर्नल और मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं तो ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलेंगे, चिएस्मा बोलेंगे. और इस जब स्ट्रक्चर इससे फॉर्म होता है तो क्या होता है, सम जेनेटिक मटेरियल गेट्स एक्सचेंज बिटवीन द टू. देखो कलर चेंज के द्वारा दिखाया गया कि इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया है. और ये जो एक्स का टाइप का शेप फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलेंगे, चिएस्मा बोलेंगे. ओके, सो क्रॉसिंग ओवर का एक डेफिनेशन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, दैट इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो दोनों होमोलोगस पेयर है, इसका जीन एक्सचेंज हुआ है और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं है. ठीक है, तो सिंपली इट क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, नेक्स्ट द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन प्रोसेस. एवोल्यूशन मतलब जानते ही हो, दैट टू मेंटेन द ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इधर कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, देख लो. The mixing up of genes during meiotic division provides for the innumerable variation in the progeny. That is how the children of the same parents, howsoever similar, are different from each other in certain respects. ठीक है, तो क्या दिया है कि नॉर्मल एग्जांपल ले लो एक फैमिली का. जब एक माता पिता के समझ लो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों के बिहेवियर में बहुत ही अंतर है, बल्कि दोनों के पेरेंट्स सेम है, दोनों के मेरे पास सेम है, बट फिर भी दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर है. ऐसा क्यों? जब उनका जीन्स जब मिक्स होते हैं मेयोटिक डिवीज़न में, वो क्या करता है, बहुत टाइप का वेरिएशंस बना देता है इन द प्रोजेनी. मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज इन द स्टोमक ऑफ द मदर, दैट पीरियड इज ऑन जेस्टेशन. ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड इट provides for the innumerable variations so that the children of the same parents are different from each other in certain aspects. Okay, so it is an important question, learn the reason. Okay, next you come to the differences between mitosis and meiosis. पहले देख लो दोनों ऑकर कहाँ करता है. माइटोसिस सोमैटिक सेल्स मतलब क्या होता है, बॉडी सेल्स. meiosis reproductive cells like gametes both in males and females. Mitosis provides for growth and replacement. Meiosis provides for only gamete formation. Mitosis it continues throughout life. Meiosis continues only reproductively active age. Mitosis 2 daughters are produced. Meiosis 4 daughters are produced. Mitosis full set of chromosomes is passed on to each daughter cell. That is, this is the diploid 2n number of chromosomes. Meiosis only half the number of chromosomes is passed on to each daughter cell. This is the haploid, that is n number of chromosomes. फिर mitosis the daughter cell is identical. Meiosis randomly assorted between the gametes produced, they result in genetic variation. Okay, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म. बहुत ही ईजी चैप्टर है. आप इसके जो एक्सरसाइज है इसको ट्राई करो, हेल्प मिलेगा आपको बहुत ही. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ योर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे. वो भी इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया इसको आप लर्न करो, बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका. इसमें सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो फेजेस है माइटोसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. इसको एक बार लर्न कर लो अच्छे से. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.